नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। भारत में अक्सर सुधारों की जो प्रक्रिया होती है, वो थोड़ी धीमी होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2024 में सरकार ने नकल रोकने के लिए यानी कि जो पेपर लीक होते हैं, उसको रोकने के लिए एक सरकार को कानून लाना पड़ा। सरकार ने उस समय दावे किए कि ये कानून काफ़ी प्रभावशाली है, इसमें जो पेपर लीक करेगा, उसके लिए काफ़ी दंड का प्रावधान है और उसके बाद उनके लिए न केवल दंड का प्रावधान है, बल्कि सजा का जो प्रावधान है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन 2 साल के भीतर ही सरकार को उस अमेंडमेंट में यानी कि उस बिल में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत आ पड़ी। उसी तरह से सरकार ने 2000 उससे पहले राधाकृष्णन कमेटी बनाई थी। ये सारी शिक्षा व्यवस्था में जो पेपर है, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, उसको लेकर रिफ़ॉर्म करने के लिए और 2 साल के अंदर ही उसको लेकर उसी परीक्षा व्यवस्था को और सुचारू बनाने के लिए सरकार को एक और कमिटी बनाने की ज़रूरत पड़ी, जो नंदन निलेकनी की अध्यक्षता में कमिटी बनाई गई है, यानी कि वो और बेहतर फ्रेमवर्क सुझाएगी। तो ये जो कानून है, जिस पे अमेंडमेंट पे जो इस समय संसद में बहस हो रही है, जिसमें तमाम सरकारी और विपक्ष के नेता इस समय संसद में अपने-अपने तथ्यों को रख रहे हैं, उसके मुताबिक इस अमेंडमेंट में नया टास्क फ़ोर्स बनाया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसकी सुनवाई होगी जो 3 महीने में यानी कि कोई भी पेपर लीक हुआ उसकी जो सुनवाई है, जो गुनाहगार हैं, उनको 3 महीने में सज़ा देने का प्रावधान किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा इस परीक्षा व्यवस्था में जो लीक होंगे उसको आर्गुमेंट करने के लिए, ये सारी चेंजेज़ इस अमेंडमेंट में किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रेमवर्क बदलने से, कानून बदलने से, उसमें संशोधन करने से पेपर लीक रुक जाएगा या उसके लिए ज़रूरी कानून नहीं, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसकी नीयत और किस तरह से दोषियों को सज़ा देना, वो ज़रूरी है, किसी भी पेपर लीक को रोकने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इन मुद्दों पे हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर है विभूति नारायण जी, जो शिक्षाविद भी हैं। पहले एक यूनिवर्सिटी को हेड भी कर चुके हैं और साथ ही सुनील शुक्ला साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विभूति जी आपसे कि ये जो व्यवस्था जिस पे संसद में बहस हो रही है, जिस पे अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले बात उठाई और गौरव गोगोई ने भी संसद में बोला। आपको लगता है कि फ्रेमवर्क बदलने से यानी कि कानून को और कड़ा कर देने से आप 5 साल से ज़्यादा 10 साल की सज़ा दे दीजिए या 20 साल की सज़ा दे दीजिए, लेकिन जब इंडियन पीनल कोड में 20 साल की उम्र कैद की भी सज़ा है, तब भी लोग मर्डर कर रहे हैं। तो वैसे स्थिति में आपको लगता है कि सिर्फ फ्रेमवर्क बदल देने से उसकी राशि बढ़ा देने से पेपर लीक रुक जाएगा या फिर जो कमिटी बनाई गई है, उसमें जो रोबस्ट सिस्टम लाने की बात कही गई है, उससे पेपर लीक होगा या फिर वहाँ भी जो इंटीग्रिटी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप रोबस्ट सिस्टम बना भी लें, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी नहीं होगी तो वो किसी न किसी तरीके से वो लीक हो जाएगा क्योंकि आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि आधार बनाने के लिए भी घूस देने पड़ते हैं। अलग-अलग जो सिस्टम बने हुए हैं, उन सब में कुछ न कुछ घूस देना पड़ता है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको याद दिलाऊँगा कि कानून में एक मुहावरा है, जो कानून के छात्र हैं वो सभी पढ़ते हैं कि सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट डज़ नॉट डिटर, इट इज़ द सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट व्हिच डिटर्स। यानी बहुत सख्त सजाओं का प्राविधान करने से अपराध नहीं रुकता है। अगर ये कम सजाएँ भी हों लेकिन सजाएँ दी जाएँ, तो उसका ज़्यादा असर पड़ता है। भारत में दिक्कत ये है कि आप 1 साल से 5 साल कर दीजिए, 5 साल से 20 साल कर दीजिए। जैसा राहुल गांधी ने इधर ध्यान आकर्षित किया था कि पिछले कुछ वर्षों में पचासों मुकदमे, मुझे लगता है सैकड़ों मुकदमे कायम हुए, लेकिन उन मुकदमों में सजा किसी को नहीं मिली। वो अपने पुराने कानूनी जो हमारा जंजाल है उसमें फंस करके वो सारे मुकदमे रह गए। वो रोज बरोज उसमें तारीखें लगती रहती हैं, स्थगन मिलते रहते हैं और किसी भी अपराधी को आप आज तक पिछले 23 वर्षों में सजा नहीं दिला पाए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ये 10 साल तक की सजा का प्राविधान कर देना या 1 करोड़ तक की का जुर्माना कर देना, ये कोई डिटरेंस होगा। और अगर सरकार की नीयत सही है तो प्रोसीजर में इस तरह के परिवर्तन करने पड़ेंगे जिनसे डे टू डे सुनवाई हो, अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए,
जो एडजर्नमेंट दिए जाते हैं, जो स्थगन दिए जाते हैं, वो ना दिए जाए। देखिए, जो अक्यूज होगा उसके पास तो हमेशा वो डिलेइंग टैक्टिक्स करेगा, वो देर करने की कोशिश करेगा, वो करेगा, लेकिन कानूनन वो न करने पाए, ये सुनिश्चित किया जाए। देखिए, ये सारे जितने भी केसेस आए हैं जो जहां पर के आपने पर्चा लीक का, जो मॉडरेटर्स थे, जो एग्जामिनर सेटर्स थे, जो जिनके जिन संस्थानों में जहाँ ये परीक्षाएं ली जा रही थी, अगर आप गौर से उसका अध्ययन करें तो ये सभी एक खास संगठन से जुड़े लोग थे। इसमें मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि ज्यादातर आरएसएस से आए थे और आरएसएस की रिकमेंडेशन पर आए थे। मजेदार बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ घट रहा है, जो वाइस चांसलर अपॉइंट हो रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं, जो प्रोफेसर अपॉइंट हो रहे हैं, इन सब के लिए जरूरी शर्त हो गई है कि वो आरएसएस के होने चाहिए। तो जो आरएसएस के लोग आएंगे, आपको पता है कि वो संगठन कितना ताकतवर है, वहां आप किसी को सजा दिला पाए ये मुश्किल लग रहा है। तो अगर इसके बाद भी आपने यही किया कि आपने 10 साल का प्राविधान तो जरूर कर दिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर जिन लोगों की नियुक्तियां हो रही वो ईमानदारी के साथ ना हो, वो योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर ना हो, तो कुछ नहीं होगा। और तीसरी जो मुझे सबसे बड़ी जो चिंताजनक स्थिति लग रही है, वो ये है कि हमारे देश में देखिए विकास के नाम पे तो बहुत हो रहा है। हम लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि अब चौथी सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गए हैं। लेकिन हमारा जो विकास है वो रोजगार रहित विकास हो रहा है। नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन जो ग्राफ है, जो जीडीपी का ग्राफ है, जो आपका विदेशी मुद्रा का भंडार है, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ी जी। खतरनाक स्थिति है। ये शायद इसीलिए संभव हो रहा है ना कि अगर एक नौकरी के लिए कहीं विज्ञापन हो, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, कुछ हजार पुलिस कांस्टेबलों के लिए वैकेंसी निकाली गई और कितने लाख बच्चे उसमें बैठे। आप एक चपरासी की वार्ड निकाल के दिखा दीजिए और उसके बाद देखिए हजारों की तादाद में लोग टूट पड़ते हैं। तो चूंकि रोजगार के अवसर कम हैं, उसको चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो स्वाभाविक है कि फिर वो किसी भी तरह इन के प्रकार किसी तरह उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपना घर द्वार बेचना पड़े, खेत बाड़ी बेचनी पड़े, किसी भी हद तक नीचे गिरना पड़े, वो जाने के लिए तैयार रहता है जो अभ्यर्थी है। और जो एग्जामिनर है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसका तो सिलेक्शन ही कोई बहुत ईमानदारी का को ध्यान में रख करके या उसकी योग्यता को ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा, तो वो भी बिकने के लिए तैयार रहता है। तो ये तीन चार चीजों को जब तक एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये कानून बना देने से और दंड बढ़ा देने से और कमीशन बैठा देने से कोई बहुत असर पड़ेगा। जी। बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, अब समस्या 2 है। एक समस्या तो ये है कि जिसके लिए नंदन नीलेकनी जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी गई है, वो एक बड़ा अच्छा रोबस्ट सिस्टम बना भी दे, तो ठीक है। एक लेवल की जो जिसको कहते हैं कि लीक होती है, वो रुक जाएगी। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से डिजिटल गवर्नेंस आने के बाद बहुत सारी समस्याएँ हल हुई हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चोरी एक पैमाने पर रोकी जा सकती है। लेकिन असली जो प्रॉब्लम है वो नीयत की है, इंटीग्रिटी की है। अगर वहाँ पे इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, तो जैसा कि हमने देखा कि डिजिटल गवर्नेंस आने के बाद भी छोटे शहरों में मुफस्सिल जगहों पर आज भी आप कोई भी काम कराने जाएँ, जहाँ पे आपको घूस देना पड़ता है, करप्शन का पूरा बोलबाला है। और दूसरी व्यवस्था जो दूसरी उससे बड़ा जो लार्जर प्रॉब्लम है कि आप ठीक है, एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत सुधार लेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा, ये तो एक तरह की समस्या है। लेकिन जो दूसरी बड़ी समस्या ये है कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें मल्टीपल एग्जाम ही एक खुद चुनौती है, एक समस्या बन गई है। यानी कि आप 10वीं से एग्जाम जो देना शुरू करते हैं, तो 10वीं, 12वीं सीयूटी का एग्जाम, कैट का एग्जाम, मैट का एग्जाम, पीएचडी का एग्जाम, हर लेवल पे एग्जाम है। इस व्यवस्था में कहीं न कहीं जो बच्चे हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उसको लेकर भी नीलेकनी साहब कुछ सुझाव देंगे, उससे कुछ परिवर्तन आएगा? धन्यवाद निमेश जी। दरअसल मुख्य सवाल तो सरकार की नीयत का है। जब से यह सरकार सत्ता में आई है,
इसके प्रयास क्या है कि विचारधारा विशेष को प्रोत्साहन, विचारधारा विशेष से प्रभावित लोगों को जगह जगह तैनात किया जाना, उस विचारधारा के ही लोगों को आगे बढ़ाना। गुणवत्ता कहाँ से कभी सरकार ने प्राथमिकता दी? अगर 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 शिक्षा के क्षेत्र में जो योग्य लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनका अपना योगदान है, आप उसको कहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं? और यह कहने के लिए कोई कल्पना करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां हुई हैं, उन लोगों के बारे में आप पता कर लीजिए। जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाएं और अकादमियां हैं, उनमें किस तरह के लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि है, ये आप देख लीजिए। जो पाठ्यक्रम आप तैयार कर रहे हैं, उनको आप देख लीजिए। सरकार के कार्यशैली में या शिक्षा को प्रोत्साहित करने में कहीं भी वैज्ञानिक सोच और तार्किकता को कोई प्रमुखता है क्या? आप ये बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक तर्कशील और एक वैज्ञानिक सोच का विद्यार्थी तैयार हो, और जब तक आपकी अगर ये नियत नहीं साफ होगी, आप जितने भी आप दावे कर लें, सब बेमानी है। इस सरकार से ही जो सत्तारूढ़ दल है, उसकी पितृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। संघ इंटरमीडिएट स्तर तक के शिक्षण संस्थाओं को संचालित करता है। क्या स्थिति है उसकी? किस तरह का पाठ्यक्रम है? क्या पढ़ाते हैं आप वहां? किस तरह से आप लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं? उन शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण का आज तक आपने प्रयास क्यों नहीं किया? ये पता नहीं चलता कि आप चाहते क्या है। दंड कानून बना देने से और कड़े दंड के प्रावधान करते। सुनील जी, अगर जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी का ये जो आरोप लगता है कि भाई उस समय लेफ्ट और लिबरल लोगों का एजुकेशन में दखल था और वो हावी थे, तो उस समय से आज की स्थिति कैसे अलग है? दोनों में हम फर्क को कैसे जनता को समझाएं या बताएं कि दोनों में क्या फर्क था, बुनियादी फर्क क्या था? जब मैं अगर आपको अपना उदाहरण दे दूं, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। मेरे दौर में कोई ऐसा कुलपति नहीं हुआ जिसकी योग्यता पर मैं सवाल पैदा कर दूं। एक भी, कई कुलपति हमारे यहाँ रहे जिनकी अकादमिक उपलब्धियों पर मैं कोई सवाल पैदा कर दूं। जिन शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, जिनके कक्षाओं को पढ़ कर व्याख्यान को सुन करके मैं बड़ा हुआ हूं, मैं किसी की योग्यता पर सवाल नहीं पैदा कर सकता। अद्भुत टीचर्स मुझे मिले, कहां से नियुक्त है वो? इसी विश्वविद्यालय की यह परंपरा रही, जिस उस दौर में थी कि जो विश्वविद्यालय उस विभाग में टॉप करता था, उसको वहां प्रवक्ता बना लिया जाता था, प्रवक्ता बनाने के अवसर मिलते थे। आज तो स्थिति नहीं है। तो आप आज हमारे इसी विश्वविद्यालय की स्थिति जाकर के आप देख लीजिए क्या है। किस तरह के विवाद हैं। जो हम जब पढ़ते थे, हमारे दौर में जब एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होती थी, एकेडमिक काउंसिल में कौन से पाठ्यक्रमों में किस तरह का परिवर्तन किया जाए, उस समय के द्वारा किए गए परिवर्तनों को, राज्य से किए गए परिवर्तनों को आप देख लीजिए। सवाल है कि जिस तरह के व्यक्तियों को आप लाएंगे, जिस सोच के साथ लाएंगे, वही तो परिणाम आपको मिलेगा। कहां से आप उससे गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन पा सकते हैं? कि कोई केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाने, केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाने वाला जो फैकल्टी है, उसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए कैसे लोग हैं वो। अभी कुछ छिपी हुई बात नहीं रह गई है, सब कुछ सबके सामने है। पहली चीज तो केवल है ना कि क्वालिटी एजुकेशन आपकी प्राथमिकता ही में नहीं है। आप ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं करना चाहते, उपलब्ध कराना चाहते हैं कि दुनिया के पैमाने पर जो प्रतियोगिताएं हैं उसका मुकाबला कर ले। कैसे कर लेंगे आप? दंड के प्रावधान कर देने से इस तरह की गड़बड़ियां रुक जाती हैं। हत्या करने पर फांसी की सजा है, हत्याएं नहीं हो रही हैं, खूब हो रही हैं। दुनिया में बहस चल रही है कि साहब फांसी नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके हत्याओं का क्रम रुक गया। सामूहिक हत्याएं भी हो रही हैं और दुश्मनी वसूलने वाली हत्याएं वो भी हैं, और अपराध जगत के क्या जो क्षेत्र स्थिति है वो है ही आपके सामने। दरअसल तो आप कह रहे हैं कि सरकार का इंटेंशन सिर्फ इस समय ऑप्टिक्स करने का है, इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट ले आया है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए मैं आपसे कर रहा हूं कि आपकी नीयत नहीं है ये। मैं तो पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूं कि एनटीए लाए क्यों आप?
एक ऐसी संस्था, ऐसे लोगों को आप लेकर भर्ती किए जिससे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उस संस्था में ऐसे लोगों को लाया गया जिसको परीक्षा कराने और परीक्षाओं के आयोजन का कोई अनुभव नहीं है, आज भी नहीं है। जरूरत क्या थी आपको? क्या इस देश से परीक्षा कराने वाली संस्थाएं नहीं थी? आप उनमें अगर कोई गड़बड़ी थी, कोई कमी थी, आप उनको बेहतर करते। एक नई संस्था लेकर के चले आए आप, जो एक प्रशासनिक आदेश से गठित की गई संस्था है। तरह तरह के तर्क दिए गए कि साहब आप वही बने, प्रत्येक विश्वविद्यालय के में प्रवेश के लिए एक परीक्षा की जाएगी। तो कैसे कर सकते हैं आप? अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई की जो जरूरतें हैं वह वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय पूर्वांचल की वो जरूरतें नहीं है। क्यों करना चाहते हैं इसको आप? सवाल इस बात का है कि इसका कोई आगे पास कोई तर्क भी नहीं है। एकमात्र के नहीं, एक केंद्रीय परीक्षा होगी और उसी से सब कुछ तय कर दिया जाएगा। एक इलाज दुनिया के पैमाने पर परीक्षाओं के विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है। दुनिया के तमाम देशों में एकाध देश ऐसे हैं जहां एक ही संस्था परीक्षा लेने वाली और एक परीक्षा हो रही है। तमाम जगह विकेंद्रित व्यवस्था की बात की जाती है। आप क्यों कर भी इस पे आप आमादा हो गए? कहां अपने देश को तैयार कर लिया? कहां आपने विशेषज्ञों को तैयार कर लिया? ये विशेषज्ञ कहां से आए जो इस परीक्षा इस तरह की परीक्षा और इस तरह की व्यवस्था लागू करने के लिए अपने लोगों को? बिल्कुल, इस पे टिप्पणी विभूति जी आपकी लेंगे कि ये जो एक डिबेट है कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए या केंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि जब हम कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं और कई सारी कमेटियां जो केंद्र सरकार ने इससे पहले बनाई, जब कांग्रेस के रेजिम में भी कमेटी बनी तो उसमें ये कहा गया कि भाई एक एग्जाम होना चाहिए, यानी कि शिक्षा की व्यवस्था जो है वो केंद्र सरकार के पास में होनी चाहिए, और जिससे कि हर एक राज्य सरकार में भाई अलग अलग प्रेशर ग्रुप काम करते हैं, अलग अलग तरह के पॉलिटिक्स और परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए अगर केंद्र के पास में होगी और एकत्रित परीक्षा की व्यवस्था होगी तो ज्यादा बेहतर यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए। आप चूंकि शिक्षाविद रहे हैं, आप कैसे इसको देखते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र भी नियम बना सकता है, केंद्र भी अपने बोर्ड बना सकता है, संस्थाएं चला सकता है और राज्य भी चला सकते हैं। देखिए, ज्यादा डेमोक्रेटिक तो यही है कि डिसेंट्रलाइज हो, लेकिन अब हमारे यहाँ कई तरह की दिक्कतें हैं। जैसे ये पीएचडी के एडमिशंस होते थे, जब मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा तब मुझे पता चला कि पीएचडी में एडमिशन करने के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें पैसा भी शरीक है, उसमें जाति भी शरीक है, उसमें क्षेत्र भी शरीक है, उसमें ये कंसीडरेशन भी शरीक है कि आपका जो पीएचडी स्टूडेंट जिसको आप चुन रहे हैं वो आपकी भैंस को सानी पानी करेगा कि नहीं करेगा। ये बड़ी समस्या थी। मैं जब विश्वविद्यालय में गया तो मैंने पीएचडी के स्टूडेंट से बात करनी शुरू की, तो एक छात्रा का तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हमारी पीएचडी की स्टूडेंट है। वो चूंकि मेरा हिंदी विश्वविद्यालय था, हिंदी में सारा काम होना था, और मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई अगर खड़ी बोली नहीं बोल सकता है या नहीं लिख सकता, वो हमारे यहाँ पीएचडी कैसे करेगा? उसका विषय, उसका माध्यम हिंदी है, और हिंदी का मतलब खड़ी बोली है, वो अवधी भोजपुरी मगही में तो नहीं लिखेगा ना। तो बाद में पता चला कि वो था एक सीनियर प्रोफेसर की पत्नी है, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है तो लिहाजा उनका एडमिशन करा दिया गया। तो ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। अब तो आप देखिए, बारे में तो अक्सर कहानियां ये सुनी जाती है, जो होते हैं वो सब्जी मंगाते हैं स्कॉलर से। नहीं, सब्जी वब्जी तो छोड़ दीजिए, अब तो विश्वविद्यालयों में उसका एक पैकेज है, आपका एडमिशन कराना, आपका थीसिस लिखना, एग्जामिनर सेट करना, आपका वाइवा करा करके और फिर आपको पीएचडी की डिग्री दे देना। तो ये बड़ी दिक्कत है। आदर्श तो यही है कि डिसेंट्रलाइज हो, जैसे नीट है। आप देखिए, ये बार बार हमारे खासतौर से तमिलनाडु के लोग ये मांग करते हैं कि साहब नीट खत्म होना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत अच्छा है अगर सारे प्रदेश अपना अपना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रदेशों के बोर्ड के इम्तिहान के आधार पर करेंगे तो आप कल्पना कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में किस तरह परीक्षाएं होती है, बिहार में किस तरह परीक्षाएं होती हैं। पहले उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी का एग्जाम होता था उत्तर प्रदेश में, हम सब देखते थे क्या हो रहा है उसमें। नीट में भी हो रहा है। मजेदार बात यह है कि नीट तो अब एक्सपोज ही हो चुका है, तो हमको कोई एक्सट्रीम मुझे लगता है कि शायद व्यू नहीं ले सकते। हमको पहले असली समस्या तो ये है ना कि चाहे आप प्रदेश में आप ये जो पीएचडी के लिए जो है एग्जाम हो रहा है, जिससे अब आपको जेआरएफ और एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट है वो,
बिना उसे बिल्कुल। किया आप पीएचडी का में पीएचडी के प्रोग्राम में आप एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन अक्सर मैंने देखा विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर और प्रोफेसर इस बात पर लड़ते हैं कि साहब हमारी स्वायत्तता कहाँ गई, हम तो खुद अपना इम्तिहान लेंगे। खुद इम्तिहान लेने का सीधा मतलब ये है कि हम अपने जाति के पैसा लेके अपने क्षेत्र के वही भैंस चराने वाला स्टूडेंट हमें चाहिए, हम ऐसे लोगों को लाएंगे। तो अब ये बड़ी दिक्कत है। देखिए, मैं मन से विश्वास करता हूं कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन भारत में डिसेंट्रलाइजेशन अब कैसे आप करेंगे? मतलब हमारे यहाँ जो एक नैतिकता का स्तर है, वो तो अब उसके बारे में क्या कहा जाए। मतलब लोगों को जो अपने को विश्व गुरु कह रहे हैं और जगत गुरु अपने को मानते हैं, उनको कष्ट होगा। लेकिन हम बहुत भ्रष्ट समाज हैं, हमें जिसको जहां मौका मिल जाता है वहीं पर वो अपना हाथ पाटना शुरू कर देता है। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर हमने एनटीए बनाई है तो एनटीए देखिए अच्छा काम कर सकती है। जैसे मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि देखिए एनटीए में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो सेंटर्स पर आती है। सेंटर्स नीलाम हो जाते हैं, सेंटर्स बिक जाते हैं, वहां मास कॉपिंग कराई जाती है। हमारे अगर आप सिर्फ एनटीए के एग्जामिनीज को देखें तो कम से कम 10 करोड़ लोग हर साल किसी न किसी परीक्षा में बैठते हैं। एक छात्र 6 बार अलग अलग परीक्षाएं देता है, तो अगर टोटल गिनेंगे तो 10 करोड़ कम से कम होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सबसे 100 रुपए ले करके और एनटीए अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाना शुरू करे। अगर 10 करोड़ से आप पहले साल 100 रुपए लेंगे तो 1000 करोड़ आ गया। आप कम से कम जो 600 हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स बना सकते हैं, जिनमें ज्यादा बेहतर सुपरविजन हो सकता है, बजाय प्राइवेट जो दुकान चला रहे हैं अपने स्कूलों के नाम पर या कोचिंग सेंटर्स के नाम पर, उनके यहाँ बनाने से तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल ये सारी चीजें हैं इसमें। मैं तो कहता हूं कि दोनों के पक्ष में फॉर एंड अगेंस्ट तर्क दिए जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में तो खूब दिए जा सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का जो नतीजा हमारे देश में है वो भी हम जानते हैं। तो अब मुख्य चीज यही है कि सरकार की नीयत अच्छी हो, और ये सरकार जैसा पिछले 12 साल से कर रही थी कि खास विचारधारा के आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को अपॉइंट कर रही थी और उसका नतीजा देख रही थी, तो ऐसा ना करे, योग्यता के आधार पर करे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे। अकाउंटेबिलिटी में इसकी कितनी दिलचस्पी आप इसी से देख लीजिए कि एक सेक्रेटरी को हटाया, जोशी जी का पता चला कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट मिला, उन्हें हटा दिया, जो पिछले एजुकेशन सेक्रेटरी थे। अब जो नए एजुकेशन सेक्रेटरी आए उनका तो अभी 1 महीने पहले ही एक इंडियन एक्सप्रेस ने एक स्टोरी की है, वो खीरा कांड उनका फौरन आ गया चर्चा में। तो अगर आप एक आदमी को हटाते हैं इस आधार पे कि उसका आचरण संदिग्ध था, तो कम से कम इतनी मेहरबानी तो करिए, किसी बेहतर आदमी को ठोक बजा करके लाइए। आप एक दूसरे आदमी को ले आए जिसके खिलाफ पहले से ही आरोप लगे हैं, और वो अब क्या करेगा ये आप देखिए। एनटीए से एक ऐसे सज्जन जुड़े थे जो व्यापम से जुड़े थे। व्यापम तो शायद सबसे बड़ा, आजादी के बाद तो उतना बड़ा तो कोई घोटाला हुआ ही नहीं है नौकरियों को लेकर के, जो मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के नेतृत्व में हुआ था। उससे जुड़े हुए व्यक्ति को पहले यूपीएससी, पहले वहां के पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया गया, उसमें उनके खिलाफ शिकायतें आई। उसमें जब उनका टर्म खत्म हो गया तो उनको यहाँ ला करके एनटीए से भी जोड़ दिया गया। तो अगर आप यही सब करेंगे तो फिर तो आप चाहे वो डिसेंट्रलाइज कर दीजिए चाहे सेंट्रलाइज कर दीजिए, डिसेंट्रलाइज करने के बाद प्रदेशों को जब देंगे तो वहां के मुख्यमंत्रियों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी हम लोग जानते हैं। तो दिक्कत बहुत है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई स्पष्ट राय बता पाऊंगा कि आप डिसेंट्रलाइजेशन करें या सेंट्रलाइजेशन करें। और जी। एक सवाल ये भी नहीं है कि आप जब इस तरह की शिक्षा व्यवस्था में जो एग्जाम कंडक्ट करने का, आप टीचिंग करने का, ये सब काम जो शिक्षा के जो शिक्षाविद लोग हैं, जो आईआईटी के प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, उनके जिम्मे होने चाहिए, न कि ब्यूरोक्रेट के जिम्मे आपने व्यवस्था छोड़ दी है। दूसरा जो सवाल आता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की तो कोई गलती ही नहीं थी। धर्मेंद्र प्रधान की क्या गलती थी? जब सारे काम पीएमओ करता है और पीएमओ से ही कोई सेक्रेटरी आएगा, कौन सा जेएस की अपॉइंटमेंट होती है, एनटीए में कौन जाएगा, इसका इसका निर्णय तो धर्मेंद्र प्रधान के जिम्मे नहीं है, वो सब तो पीएमओ से होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान को आप जबरदस्ती का टारगेट कर रहे हो।
तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पावर का इतना ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो गया है पीएमओ में कि सब कुछ की नियुक्ति अगर पीएमओ ही करेगा, पीएमओ ही पूरे देश की व्यवस्था देखेगा, म्युनिसिपैलिटी में क्या हो रहा है वो भी पीएमओ ही तय करेगा, तो इसलिए इस तरह की चूक की संभावना बड़ी हो जाएगी। आपको पावर को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है, जो कि अब राइट विंग आइडियोलॉजी के लोग ही, जो आर जगन्नाथन जो राइट विंग आइडियोलॉजी के ही लोग हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने ये चैलेंज है कि वो 2029 में वॉश आउट हो जाएंगे या फिर किस तरह से बचेंगे। तो जब वही कह रहे हैं कि आप डिसेंट्रलाइज करो पावर का जो कंसंट्रेशन है, तो कुल मिलाकर चैलेंज जो है वो कि सत्ता का, जिसको कहते हैं कि पूरी सत्ता एक जगह केंद्रित हो गई है। नहीं, सही कह रहे हैं आप। इस समय तो देखिए, मैं तो सिस्टम से बाहर हूँ, लेकिन जो मैं खबरें सुनता हूँ पता चलता है कि किसी मंत्री की कोई हैसियत नहीं रह गई। अभी मैं देख रहा था, ये आजकल कंट्रोवर्सी में हमारे सड़क मंत्री भी हैं, बहुत जितने एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो चौथे दिन 10वें दिन टूट जा रहे हैं। और अभी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का आप देख लीजिए, जो दिल्ली से देहरादून का एक्सप्रेसवे बनाया गया वो देख लीजिए। लेकिन एक साहब ने अभी मैं वो इत्तेफाक से, वो भी दक्षिण से जुड़े हुए और आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका इंटरव्यू देख रहा था, जिन्होंने ये कहा कि भाई एनएचएआई का डायरेक्टर तो मोदी जी अपॉइंट करते हैं, वहां सेक्रेटरी से लेकर के चपरासी तक बिना पीएमओ की इजाजत के हो ही नहीं सकता। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े ठेकों के भी इशारे उधर ही से आते हैं। तो आप गडकरी को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हालांकि मैं गडकरी का कोई मैं उनका डिफेंस करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन यही चीज आपको शिक्षा मंत्री के बारे में भी है। धर्मेंद्र प्रधान, एक भी वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट धर्मेंद्र प्रधान की मर्जी से या रजामंदी से हुआ हो तो आप बताइए। सारी तो स्लिपें और चिटें आरएसएस के यहाँ से आ रही हैं। ये एनटीए में जो पिछला घपला हुआ, पता चला कि जितने परीक्षक थे और जितने मॉड्यूलेटर्स थे, वो सब आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे। जो ये एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं, जिसमें अभी एक विवाद आया, और वो चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को उन्होंने भ्रष्ट कह दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा छटपटा करके खड़ा हो गया। अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका का भी कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा। वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक बनाने वाले वो संघ से जुड़े लोग हैं। उनका जो अभी बहुत बढ़िया हमारे सहयोगी पैनलिस्ट ने कहा ना कि विश्वविद्यालयों का काम तो ये है कि आप वैज्ञानिक चेतना वाले दिमाग पैदा करिए, आप वहां पर रीजन को बढ़ावा दीजिए। यहाँ तो ये हालत है कि यही जो अभी नए शिक्षा मंत्री जी बने हैं, इन्होंने कुछ दिनों पहले भाषण दिया था कि कांग्रेस के जमाने में कुछ चूंकि बिजली नहीं आती थी इसलिए जनसंख्या विस्फोट हो गया। मतलब इस तरह के तर्क देना और इस तरह की बात करना, आप किस तरह की वैज्ञानिक चेतना आप पैदा करना चाहते हैं? साइंस कांग्रेस होती है तो उसमें शंख बजाता हुआ एक आदमी चलता है, कहता है कि साहब ये हम तो ये वायुमंडल को शुद्ध कर रहे हैं। तो अब ये आपने बहुत सही बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान को ही जिम्मेदार ठहराना और धर्मेंद्र प्रधान को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है। लेकिन चलिए, अब धर्मेंद्र प्रधान की बलि भी बहुत मुश्किल से दी गई है, आसानी से सरकार तैयार नहीं होती। अगर ये समझ में ना आ जाता कि पूरे देश में जो गुस्सा है अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, तो ठीक है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को इसके लिए दोषी नहीं मानना चाहिए। जी सुनील जी, जो राधाकृष्णन कमेटी थी उसकी आज ही स्टोरी आई है हिंदुस्तान टाइम्स में कि 101 रिकमेंडेशन थी, जिसमें से 27 सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किए और तकरीबन 56% ही रिकमेंडेशन को सरकार ने स्वीकारा, जिसमें से लॉन्ग टर्म की जितनी भी सिफारिशें थी, जिसमें कि इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर, डीजी एग्जाम का तरीका, जिस तरह से डीजी यात्रा है उसी तरह से डीजी एग्जाम, मल्टी स्टेज में ऑथेंटिकेशन हो, 1000 सिक्योर टेस्टिंग सेंटर बने अलग अलग जगहों पर, ये सारी जो सिफारिशें थी वो आज तक लागू नहीं हुई है। तो जो नीलकनिक साहब की कमेटी है वो भी कुछ सिफारिश दे देगी, वो भी कुछ छोटी मोटी जो है सिफारिश हो जाएगी। जो लॉन्ग टर्म वाली है वो अगली सरकार देखेगी, या फिर मोदी जी आएंगे तो फिर वो 5 साल के लिए फिर कोई आंदोलन होगा तब स्वीकार की जाएंगी। तो सिर्फ कमिटी बना देने से, टास्क फोर्स बना देने, ये सब तो बहुत पुराना तरीका लोगों ने देखा हुआ है कि कुछ भी हो जीओएम बना दो। प्रणब मुखर्जी और कांग्रेस के जमाने में तो कुछ 60-65 जीओएम बने हुए थे। तो कमिटी बना दो, जीओएम बना दो, टास्क फोर्स बना दो, ये सबसे समस्या का समाधान होना नहीं है एक्चुअली में। बिल्कुल नहीं होना है।
और यह सरकार तो जीएम बनाने, यह पार्टी और इस पार्टी के नेता लोग तो जीएम बनाने के खिलाफ होते थे। वो ये तो कहते थे जीवन कि भी नहीं जीएम बना रही है। खैर, नहीं, मैं जीएम को नहीं, आपने कमेटी बना दिया। दूसरी चीज, मैं राधाकृष्णन साहब का बहुत सम्मान करता हूं, हमारे देश के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक है वो, लेकिन शिक्षाविद तो नहीं है। ये ऑप्टिक्स नहीं तो और क्या है? ये पूरा का पूरा मसला जुड़ा हुआ है शिक्षा विभाग, शिक्षा से। परीक्षाएं कैसे संचालित की जाएं, परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है कैसे उसको रोके जाए, प्रश्न पत्र लीक को कैसे रोक दिया जाए, इसमें राधाकृष्णन साहब क्या करेंगे? आप तो खामखाई कैसे एक बड़ा नाम ला करके आप अपेक्षित तो बना रहे हैं, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं देखिए इतने बड़े वैज्ञानिक को हमने लगा दिया। ये उसी तरह का है कि प्रश्न पत्र लीक होने का सवाल जब पैदा किया गया तो आप कहेंगे मैं वायुसेना के जहाज से भेजूंगा। ये ऑप्टिक्स नहीं तो और क्या है? परिवहन से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं क्या कहीं? एक भी उदाहरण है कि ट्रक से जब वो जा रहा था प्रश्न पत्र लीक हो गया? ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं मिला आपके पास। तो वायुसेना के जहाज से भेजने का क्या मतलब है? कैसे गुणवत्ता आपने सुनिश्चित कर लेंगे आप? यह सरकार, आप देखिए कि शिक्षा की स्थिति क्या हो गई है। निजीकरण को कितना प्रोत्साहन है। अभी हाल के दिनों में कुछ 2-4 महीने पहले एक एकेडमिक गतिविधियों में कुछ विद्यार्थियों से मुझे मिलने का मौका मिला। और रमेश जी, फिजिक्स विषय से एमएससी पास विद्यार्थी को प्रयोगशाला के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लेबोरेटरी भी कोई चीज होती है, और यह हमारे राज्य की घटना है। तमाम आप निजी महाविद्यालय खोलने की इजाजत देते चले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत देते चले जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वहां किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, इसको सुनिश्चित कौन करेगा? पिछले 1 दशक से, जब से यह सरकार और यह पार्टी सत्ता में है, आपके पास कोई उदाहरण है क्या कि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया हो? जिस विश्वविद्यालय से मैं और राय साहब पढ़ करके निकले हुए हैं, उसमें हमारी फीस 10 रुपए की थी। आज पता कर लिए कितने रुपए की है। आज जो फीस ली जा रही है विश्वविद्यालयों में, अगर मेरे दौर में हुई फीस ली गई होती तो मैं बहुत विश्वास पूर्वक आपसे कर सकता हूं कि न तो राय साहब पढ़ पाते, न मैं पढ़ पाता। हमारी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी हमारे अभिभावकों की। सरकार के द्वारा संचालित विश्वविद्यालय थे, सरकार के द्वारा इस तरह के एकेडमिक लोग लाए गए थे कि हम पढ़ लिए। हजारों लाखों रुपए की फीस है, कहां से कर लेंगे आप? आपकी नीयत ये नहीं है कि लोग शिक्षित हो। परीक्षाओं का सवाल है कि आप कैसे कर सकते? इसी देश में माध्यमिक स्तर तक 3 बोर्ड काम करता है। सीबीएसई बोर्ड काम करता है, राज्यों के बोर्ड काम करते हैं, आईसीएसई का एक अलग बोर्ड काम करता है, इंटरनेशनल बोर्ड एक नया आ गया, 4 बोर्ड काम करने लगे, कर रहे हैं। आप सरकार के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कोई भी संस्था शिक्षा के जगत में कार्य कर रही है वह क्वालिटी को मेंटेन करे। आप निजी मेडिकल कॉलेज खोलते चले जा रहे हैं। उन निजी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ कौन रहा है? पढ़ कौन सकता है? करोड़ों रुपए की फीस है। आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि उस मेडिकल कॉलेज में या उस इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी किस तरह की है? एकेडमिक्स में काम करने वाले लोग कौन है वो? आखिर आज तक के सरकार बताने की स्थिति में आई कि हजारों की संख्या में जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे वो बंद क्यों हो गए? किन कारणों से उन्होंने छात्रों ने प्रवेश लेना बंद कर दिया? ये कभी आपने इसको जानने की कोशिश की? दरअसल ये इस शिक्षा व्यवस्था को इस सरकार ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का माध्यम बना लिया, जो शिक्षा का विस्तार नहीं है, जो शिक्षा में क्वालिटी को मेंटेन करने का तरीका नहीं है। आपको अगर प्रश्न पत्र लीक के सवाल पैदा हो रहा है, सीबीएसई के मूल्यांकन को लेकर के सवाल पैदा हुआ, ये कौन सा बहुत कठिन काम था? ये तो प्रक्रियागत समस्या है जिसके बारे में बच्चों ने उल्लेख किया। अगर आप ऑन स्क्रीन वैल्यूएशन की व्यवस्था लागू करना चाहते तो यूं कर देंगे। सुबह आपकी नींद खुली और आपने आदेश कर दिया कि नहीं, अब सीबीएसई का जो मूल्यांकन होगा वो कॉपियों के आधार पर, फिजिकली कॉपी आपको नहीं मिलेगी, स्क्रीन पर देखिए और मूल्यांकन कर दीजिए। ये होता है कहीं? आपने पूरी की पूरी व्यवस्था को परीक्षा देने वाले, परीक्षा लेने वाले, मूल्यांकन करने वाले को कहीं से अपने प्रशिक्षित किया क्या कि इस तरह की व्यवस्था होगी? परिणाम क्या हुआ?
एक ही विद्यार्थी के एक ही सब्जेक्ट के एक ही प्रश्न पत्र के अलग अलग समयों पर अलग अलग नंबर बताए जाने लगे। ये कहीं होता है? इसमें कौन सी समस्या थी आपके पास? और फिर भी आप चेतने के लिए तैयार नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान, सवाल इस बात का है कि जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, उसने मोदी जी को छोड़ थोड़े दिया। जितने पोस्टर्स बने, जिन पोस्टरों पर तमाम तरह के लोगों को आपत्तियां हैं, उसमें मोदी जी ही टारगेट पे हैं। ऐसा नहीं है कि इस समाज के लोगों को या इन विद्यार्थियों को एहसास नहीं है कि कौन व्यक्ति है जो इन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ठीक है, आप एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो आप तो कम से कम एक दायित्व निर्धारित करने का क्रम तो शुरू किया इन विद्यार्थियों ने। ये जरूरी है। ये सरकार तो किसी चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती। तो जो प्रश्न पत्र को लीक करने या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने का ये सरकार जो प्रयास कर रही है, जो बातें कर रही है, यह केवल एक तरह का नैरेटिव बनाना है, या उसी तरह का नैरेटिव है कि हम प्रश्न पत्र वायुसेना के जहाज से भेजेंगे। बिल्कुल। और जो बात भी सरकार कर रही है, अंतिम मात्र निवेश जी, जो बात भी सरकार कर रही है, यह प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद की व्यवस्था है। लीक हो जाएगी, जो अपराधी होंगे उनको ये होगा। आप सरकार यह नहीं कर रही है कि हम यह व्यवस्था यह करेंगे कि प्रश्न पत्र लीक ही नहीं होगा। लीक की प्रक्रिया में शामिल लोगों को आप दंडित करेंगे या सम्मानित करेंगे, तो बात का सवाल है। सवाल आज यह है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होंगे, उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। और केवल अपराध विशेष की सजा सुनिश्चित कर देने मात्र से या उसकी सजा बढ़ा देने से वो अपराध नहीं होगा, यह बहुत ही तर्कसंगत नहीं बल्कि बहुत ही छिछले स्तर की सोच है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़े सवाल हैं आज के तारीख में भारत सरकार के सामने कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन हो, न केवल सिर्फ पेपर लीक रोकने का एक रोबस्ट सिस्टम तैयार हो, न केवल जो पेपर लीक करने वाले गिरोह हैं उनको दंडित किया जाए, उसकी व्यवस्था हो कि एक आप एग्जाम्पल सेट करें, बल्कि जो शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी जो खामियां हैं उसको कैसे करेक्ट किया जाए। और शायद इसमें नंदन निलेकनी की जो कमेटी टास्क फोर्स बनी है वो एक व्यापक रिफॉर्म के लिए अपने जो अनुशंसा है, रिकमेंडेशन करेगी। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। विभूति जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही सुनील शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.